हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, तो आज आपका टेस्ट 5 लिया गया था 6 से 7 बजे के बीच। 6 से 7 बजे के बीच आपका टेस्ट 5 लिया गया था, जिसमें आपके टॉपिक थे वर्क एंड एनर्जी, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, एक्सरे, लेजर, सीटी स्कैन, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड एंड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से 25 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। उन 25 क्वेश्चनों के आंसर की अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भरपूर मटेरियल प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लगभग अपलोड कर दी गई है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के कुछ टॉपिक अपलोड किए गए हैं, जिसे बहुत जल्द कंटिन्यू जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो मैथ है वो अभी चल रही है। हिंदी की टेस्ट सीरीज रीड के लिए बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। एवं 25 क्वेश्चन जो कि आपके टेस्ट 5 में, साइंस के टेस्ट 5 में रीड लेवल 2 की टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें साइंस का टेस्ट 5 जो लिया गया था उसकी आंसर की एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था निम्न में से सदिश राशि है। तो ऊर्जा अदिश है, कार्य भी अदिश है और बल जो है वो एक सदिश राशि है। एफ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बल एक सदिश राशि है और चाल भी एक अदिश राशि है। तो आपका पहले का आंसर आएगा सी। कार्य की प्रकृति होती है, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें आपको क्लियर किया था कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो कार्य की प्रकृति है सभी, कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सभी प्रकार का हो सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था वर्तुल गति में किया गया कार्य होगा, तो वर्तुल गति में किया गया कार्य होता है शून्य, क्योंकि यहाँ बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है और कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए संपूर्ण कार्य 0 हो जाता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर जिस ऊर्जा से वो गिरी, मान लो पहले उसमें यांत्रिक ऊर्जा, पहले उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, ऊंचाई पर थी जब उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। जब हमने गतिज ऊर्जा उस समय 0 थी, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। जब हम इसको नीचे गिराते हैं तो उस समय स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो भी योग नियत ही रहता है। तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अगला क्वेश्चन था एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, जिसकी गतिज ऊर्जा 16 जूल है। तो गतिज ऊर्जा 16 जूल है, उसके वेग को घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया। पहले कितना था 4 मीटर प्रति सेकंड, अब कितना कर दिया 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी सीधा ध्यान रखें कि आधा कर दिया गया। 4 से 2 कर दिया तो वेग कर दिया आधा। जब वेग आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा जो है वो बटे में 4 आ जाएगा। क्यों, कैसे, देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो पहले वेग था, अब आपने उसका क्या किया, आधा कर दिया। तो पहले मान लो v था, अब आपने कर दिया v बाई टू और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर बट्टे 4, हाफ एम वी स्क्वायर बट्टे 4, क्यों ये वी स्क्वायर बट्टे 4। तो पहले क्या था हाफ एम वी स्क्वायर था, तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर था, बट्टे में 4 आ गया, बट्टे में 4 आ गया तो 16 बट्टे 4 यानी 4 जूल गतिज ऊर्जा जो है वो 4 जूल हो जाएगी। तो 5वें में आ जाएगा आपका सी। छठा क्वेश्चन है आपके पास, एक मशीन की औसत शक्ति 100 वाट है। एक मशीन की जो औसत शक्ति है वो कितनी है, 100 वाट है। तो एक दिन में मशीन द्वारा व्यय ऊर्जा होगी, एक दिन में घंटे हो गए कितने 24 घंटे, और जो ऊर्जा ज्ञात करनी है वो यूनिट में, और यूनिट होती है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो वाट दिए 100, किलोवाट बनाओगे बटे 1000 इंटू घंटे कितने 24, तो 2400 बटे 1000। तो जब आप 2400 बटे 1000 करेंगे तो आ जाएगा 2.4, तो इसका मतलब 2.4 यूनिट है। क्लियर, एक दिन में व्यय ऊर्जा 2.4 यूनिट। 7वां क्वेश्चन था कार्य का सही सूत्र है। तो कार्य जो है वो बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल में डॉट गुणनफल है,
तो पहला ऑप्शन क्रॉस गुणनफल है। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक वेक्टर गुणनफल का वीडियो डाला था, तो वहाँ आपको मैंने क्लियर किया था कि ये डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो बहुत से स्टूडेंट ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वो गलत है, ध्यान रखें। डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है तभी यहाँ कोस थीटा लगता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता तो साइन थीटा लगता है। तो W जो है वो कार्य जो है वो बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल है। कौन सा? डॉट गुणनफल। तो यहाँ विस्थापन अदिश दिखाया हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। और अगले में आपको जो है उसमें बल अदिश दिखाया हुआ है तो भी ये गलत हो गया। अब बल और विस्थापन दोनों सदिश है और डॉट गुणनफल दिखाया हुआ है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चौथा ऑप्शन आपका बनेगा 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में आएगा आपका 4th ऑप्शन। उसके बाद चले हम 8वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, एक लिफ्ट 5 मिनट में 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। एक लिफ्ट जो है 5 मिनट में 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम हो तो लिफ्ट की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T। W/T और W हमें निकालना है। W गुरुत्वीय बल के विरुद्ध या गुरुत्वीय बल में किया गया कार्य होता है mgh। अब आप देखें m यानी मास कितना दिया है? 2000। गुरुत्वीय त्वरण g कितना दिया है? 10 और हाइट h कितना दिया? 150 मीटर, 150। तो ये आ गया 15 दूना 30 और 30 के आगे आ गई 3450, यानी ये बन गया 30 लाख, यानी 3 × 10 की पावर 6। 3 × 10 की पावर 6। ये अब इसमें भी देखो आप, ये किलोग्राम दिया है जबकि हमारे को एम के एस पद्धति में देखें, ये कन्फर्म कर लें सारा। एम मीटर में बिल्कुल सही है, के किलोग्राम में बिल्कुल सही है, एस सेकंड में, एस मीटर में। तो एम मास किलोग्राम में होता है, मास होता है किलोग्राम में। एम के एस पद्धति है, पहले मीटर फिर किलोग्राम और फिर एस होता है सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें देख ले कोई चेंज तो नहीं है। मीटर दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, क्लियर। और सेकंड की जरूरत हमें है नहीं, और ये भी मीटर सेकंड दिया हुआ है। तो ये सारा सही है। 3 × 10 की पावर 6 कार्य आ गया। अब टी जो है, टी 5 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है, ये हमें रखना है सेकंड में, ऐसे सेकंड में रखना है। तो 5 मिनट कितने सेकंड हो गए? 300। 5 मिनट कितने सेकंड हो गए? 300 सेकंड। अब देखो 3 × 10 की पावर 6, 3 × 10 की पावर 6 कार्य आ गया। टाइम आ गया 300 सेकंड बटे 300। तो 2 जीरो कट हो जाएंगी, यहाँ 10 की पावर 4 बच जाएगा, 3 से 3 भी कट हो जाएगा। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। यह अगर 10,000 वाट, जबकि आपको ऑप्शन किलोवाट में दिए हुए हैं, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोवाट। 10 किलोवाट। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन आएगा 10 किलोवाट। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 न्यूटन बल से गाड़ी को 7.2 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य W बराबर, फार्मूला क्या है? FS कोस थीटा। FS कोस थीटा, F दिया तो W बराबर FS कोस थीटा। अब अपने को चाहिए S यानी विस्थापन, और विस्थापन का सूत्र, विस्थापन के लिए हमारे को चाल दी हुई है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल आपको दी है 7.2 किलोमीटर, तो किलोमीटर के मीटर बना लें, तो मीटर हो गए कितने? × 1000 बटे में समय, समय दिया हुआ है 1 घंटा, 1 घंटे में उसको भी सेकंड बनाए, एम के एस पद्धति में सेकंड चाहिए हमारे को। तो 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो ये बन गई चाल। 7.2 × 1000 किलोमीटर के मीटर बना दिए और घंटे के सेकंड बना दिए, बराबर दूरी यानी विस्थापन आपको फाइंड करना है, बटे में समय यानी 60, समय यानी 1 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड हो गए 60, क्लियर। 60 से 60 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 फिर कैंसिल हो गई, तो 6 × 6 और ये आ गया आपके पास 12, 12 × 10 करेंगे तो 120, दूरी आ गई 120 मीटर, 120 मीटर। अब आप देखें
बल कितना दिया 30 न्यूटन, दूरी कितनी आ गई 120 मीटर, और कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 1/2। अब काटे इसको तो ये बन जाएगा 2 और ये बन गया 60, तो 60 × 30 यानी 1800 जूल, जबकि आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो किसमें किलो जूल में। तो 1800 जूल को किलो जूल बनाना तो बटे में 1000 करेंगे, तो जब आप 1800 बटे 1000 करेंगे तो 1.8 किलो जूल बन जाएगा। इस प्रकार 9वें का आंसर आएगा आपका सी। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करता है। निम्न में से कौन सा सूत्र CnH2n का पालन नहीं करता? तो ब्यूट 1,3 डाइईन पालन नहीं करता, क्योंकि डाइईन में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड आते ही वो एल्काइन का पालन कर जाएगा। CnH2n यानी वो ये पालन करेगा CnH2n-2 का, क्योंकि ब्यूट 1,3 डाइईन जब आप करेंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे भी डबल बॉन्ड, उसके बाद संयोजकता पूरी करेंगे तो यहाँ H2 आएंगे, यहाँ H1 आएगा, यहाँ H1 आएगा, यहाँ H2 आएंगे, तो C4 आ गए, H गिने 2 तो 4 1 5 और 1 6 ही हुए, तो ये CnH2n का पालन नहीं करता। फिर अगर निम्न में से असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो C3H4 एल्काइन का एग्जाम्पल है, C3H4, बाकी सारे एल्केन हैं। फिर निम्न में से बायोगैस है, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मैथेन, बायोगैस यानी प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, मुख्य घटक मैथेन। फिर 24 ग्राम मैथेन का दहन साधारण ताप व दाब पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन द्वारा किया गया, तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। मैथेन का दहन किया गया, मैथेन का सूत्र CH4 प्लस O2 करेंगे तो CO2 प्लस H और O जुड़ के H2O बनाएंगे। अब C1 है, H4 है, H4 हो गए, O जो है 2 ये हो गए और 2 H2 आएगा, H4 है तो 2 H2O कर दिए तो H4 हो गए, तो 2 O ये आ गए, 2 O ये आ गए, यानी 4 O आ गए, 4 O का मतलब 2 O2 आ गए। क्लियर, 2 O2 का मतलब ये आ गया आपके पास 2 O2 का मतलब 2 मोल आ गए, 2 मोल O2 तो 1 मोल CO2, 2 मोल O2 तो 1 मोल CO2। अब आप देखें O2 आपको दी गई 5.6 लीटर, ये 2 मोल का मतलब 44.8 लीटर हो गई, 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, 2 मोल में 44.8 लीटर हो गए। और मैथेन जो है 12×4 16 ग्राम हुई, मैथेन ग्राम में दी हुई है 16 ग्राम हुई। तो आप देखें मैथेन तो ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है, इसलिए अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन समाप्त होने पर अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इसलिए ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। तो 44.8 लीटर से 1 मोल बनी, 1 मोल CO2 का मतलब अणुभार कितना है इसका 44, तो 44.8 लीटर से बनी 44 ग्राम, तो 1 लीटर से बनेगी 44/44.8 ग्राम, और कितने लीटर दिया 5.6, तो 5.6 लीटर से लिखोगे तो इंटू 5.6, तो 5.6 कटेगा ये 8 से, और 44/8 यानी 5.5 ग्राम CO2 होगी यहाँ, 5.5 ग्राम CO2। फिर निम्न में से दहन करने पर कौन सा प्रदूषक सर्वाधिक प्रदूषण करेगा? जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करेगा। तो आप दिए गए ऑप्शन में कार्बन का परसेंटेज निकाल लें, आपका आंसर जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन दिया गया C4H8, इनमें कार्बन का परसेंटेज निकालते जाएं, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो हो गई, कार्बन का द्रव्यमान 12 चौके 48 और 8 56, टोटल आ गया 56, जिसमें से कार्बन कितना है 48, तो कार्बन का परसेंट कैसे निकालेंगे 48/56 इंटू 100, 48/56 इंटू 100, तो 48/56 करेंगे तो ये कटेगा आपका 8 के पाड़े से 8 × 48 8 7 56, तो 600/7 यानी 7 8 56, उसके बाद 4 बचा 7 5 35, ऑलमोस्ट 85% कार्बन आया। आगे चले C5 12 5 60, 60 और 12 72, 60 और 12 72, 72 में कार्बन कितना 60, तो कार्बन का परसेंट निकालो 60/72 इंटू 100, तो ये कट गया आपके पास 6 के पहाड़े से काटे अगर तो 10 और 12, फिर कट जाएगा 5 6 यानी 500/6, 500/6, तो 8 6 48,
बचा 2, यानी 6 3 18, लगभग 83% यहाँ कार्बन आ गया, ऑलमोस्ट 83% कार्बन आया। इसमें 85%, इसमें 83%। अब चले C3H4 पे, भारतीय 36 और 4 40, टोटल 40 है, 40 में 36 कार्बन है, तो 36/40 इंटू 100, 0 0 कट गई, 9 चौके 36, 9 दायर 90% कार्बन आ गया इसमें। C2H6 में निकाले तो 80% कार्बन है, इसमें 75% कार्बन है, 75%। सोल्व कर ले, कार्बन का परमाणु भार 12, 12 दूना 24, 24 6 30, 30 में से 24 कार्बन है, तो 24/30 इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 80%, सॉरी 8 3 24, 80% कार्बन है इसमें, 80%। इसमें 80, इसमें 83, इसमें 85, इसमें 90, तो 90% वाला सर्वाधिक प्रदूषण करेगा, यानी C3H4 सर्वाधिक प्रदूषण करेगा। तो 15वें में आंसर आएगा C। 2-मेथिल पेंटेन का समावयवी है, 2-मेथिल पेंटेन का समावयवी बनेगा हेक्सेन। एथेन और हेक्सेन के द्रव्यमान में अंतर होगा, एथेन और हेक्सेन, तो क्रमागत में CH2 का अंतर होता है, तो यहाँ प्रोप भी आ गया, ब्यूट भी आ गया, पेंट भी आ गया, फिर हेक्स आया, तो इसमें जो अंतर होगा CH2 इंटू 4 होगा। 2 क्रमागत में CH2 का अंतर होता है, तो यहाँ CH2 इंटू 4, यानी जो डिफरेंस बनेगा वो CH2 4 का मतलब C4 और H8, C4 और H8 यानी ब्यूटीन के द्रव्यमान के बराबर बनेगा यहाँ। फिर निम्न में से समावयवी युग्म है, तो पेंटेन और 2-मेथिल ब्यूटेन जो है वो समावयवी का युग्म बनेगा। CAT जो होता है वो कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। फिर रेटिना के उपचार में आर्गन लेजर, ये वीडियो में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर किया था, आर्गन लेजर यहाँ आएगा। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का मतलब अल्ट्रासोनिक रेज जिसमें यूज की जाती है, अल्ट्रासोनिक रेज यानी पराश्रव्य तरंगे। उसके बाद निम्न में से एक आधुनिक निदानात्मक तकनीक, निदानात्मक मतलब रोग का पता लगाने की तकनीक, तो लेजर जो है वो चिकित्सा से उपचारात्मक तकनीक है, ना कि निदानात्मक। फिर एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह जो होता है वो CHO होता है। प्रोपेन के दहन से 36 ग्राम जल प्राप्त करने के लिए इसके कितने ग्राम का दहन करना होगा, तो प्रोपेन के दहन से 36 ग्राम जल बनाना है। प्रोपेन का सूत्र C3H8 प्लस दहन करना है O2, तो C कितने हैं 3, C3 तो यानी 3 CO2 बनेंगे, और H कितने हैं 8, 8 यानी 4 H2O बनेंगे। अब H2O का अणुभार होता है 18, 18 चौके 72, तो 72 ग्राम जल बनेगा, 72 ग्राम जल बनेगा। प्रोपेन कितने, भारतीय 36 और 8 44, 44 ग्राम प्रोपेन के दहन से 72 ग्राम जल बनता है, यानी 72 ग्राम जल प्राप्त करना है तो 44 ग्राम एथेन का दहन करना पड़ेगा। तो 36 ग्राम जल प्राप्त करना है तो यानी ये आधा होगा, तो ये भी आधा कर दे, यानी 22 ग्राम प्रोपेन का दहन करना पड़ेगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 25 क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे होंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, बेटर है, हम आपके लिए बेटर प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।